हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे हैं वो जो अपना पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस है, 18 जून को जो पेपर हुआ उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और धीरे धीरे हर क्वेश्चन को डिटेल में कर रहे हैं, एक साथ सारे फटाफट नहीं करें, तो ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पार्ट 2 दिख रहा होगा, तो पार्ट 1 कहाँ पे है बेसिकली आपको ये दिमाग में आ रहा होगा। तो अपना एक आपको पता है एक अदर यूट्यूब चैनल है जो कोर इन्वायरमेंट साइंस के लिए है, तो उसका नाम है इन्वायरमेंट साइंस विद SWMG। इन्वायरमेंट साइंस विद SWMG के नाम से है। और उसका जो लिंक है वो भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो जो यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट साइंस के लिए है। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो इन्वायरमेंट साइंस है, यूपीएससी के लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, तो वो आपको अगर कोर इन्वायरमेंट साइंस के लिए जाना है तो वहां आप जा सकते हैं करंट के इश्यूज के बारे में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये एक क्वेश्चन आया पेट्रोलियम से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट। यानी कि जो पेट्रोलियम डिपॉजिट होता है उसमें इनिशियल से जो लास्ट यानी कि पहले कौन सी स्टेज होगी। अब ये जो साइन लगा हुआ है ये स्टूडेंट के लगाए हुए हैं, इस पे हम नहीं जाएंगे, एक बार ध्यान रखना। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा। तो अगर सबसे पहले तो क्या होता है, जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थ की, तो सबसे पहले जनरेशन होगा, बनेगा, जनरेशन है तो सबसे पहले तो ये होगा। ठीक है ना, जनरेट होना चीजों का, सी सबसे पहले होगा। ठीक है, उसके बाद चीजें क्या होगी, माइग्रेट करेंगे हम, है ना, ऊपर की तरफ माइग्रेट करेंगे। मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा कि हमें निकालना है, माइग्रेशन होगा। और तो सी के बाद ए हो गया। ठीक है, यानी कि जनरेशन के बाद माइग्रेशन। इस तरह के दो ऑप्शन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन और सीपेज है ना। सीपेज मतलब एक तरह से यूं कह सकते हैं कि जो रिसाव होता है ऊपर आके सरफेस पे, तो ये सबसे एंड में जो लास्ट स्टेज होना चाहिए, क्योंकि एकदम सरफेस पे आके रिसाव होना सीपेज होता है बेसिकली। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बना सकते हैं, सबसे पहले जनरेशन होगा, फिर माइग्रेशन होगा, फिर एक्यूमुलेशन होगा और फिर सीपेज, यानी कि सी ऑप्शन राइट होना चाहिए यहाँ पे बेसिकली। यहाँ पे कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि एक्यूमुलेशन पहले आना चाहिए या सीपेज पहले आना चाहिए। बेसिकली आना ये चाहिए कि सबसे पहले जनरेशन, फिर माइग्रेशन, फिर एक्यूमुलेशन, फिर सीपेज। एक्यूमुलेशन एक तरह से ट्रैपिंग होती है, ट्रैप होना। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, वहां से आप समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पेट्रोलियम जनरेशन हुआ, आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा ना, पेट्रोलियम जनरेशन लिखा हुआ है, यहाँ से पेट्रोलियम जनरेशन हुआ। और यहाँ जैसे वर्टिकल माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना, है ना, है ना, ये सेकेंडरी माइग्रेशन भी है, तो ये माइग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। ट्रैप एक तरह से यहाँ का एक्यूमुलेशन है ना, ट्रैपिंग होना, एक्यूमुलेशन होना, एक्यूमुलेट होना, और उसके बाद लीक होना या रिसाव होना, सीपेज होना, उसके बाद होता है सरफेस पे, तो सबसे लास्ट वो होना चाहिए। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। और हम जब डिटेल में बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में, थ्योरेटिकल बात करते हैं तो पूरा समझेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो ऑप्शन बनाया गया है वो सिली मिस्टेक्स वाले ऑप्शन है, तो ये ध्यान से समझनी है चीजें। ठीक है, हाँ, इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले फ्रेंड्स। वो ये, आपको पता है जितने भी हमारे क्रैश कोर्स है या फिर रिविजनरी कोर्स जो हमने लॉन्च किए हुए हैं पेपर टू इन्वायरमेंट साइंस के लिए, या क्रैश कोर्स 199 का पेपर 1 के लिए, जो अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये आपके पास नंबर है, आप इस पे कोई डिटेल जान सकते हैं। ये जितने भी कोर्सेज हैं जो रिविजनरी कोर्स हैं बेसिकली, ये ओपन रहेंगे 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद ये सब क्लोज हो जाएंगे, है ना, 20 जुलाई के बाद। और आपको पता है पेपर 1 का लाइव सेशन 25 जुलाई से, डिटेल्ड कोर्स दिसंबर के लिए शुरू हो रहा है। ऐसे जल्दी इन्वायरमेंट साइंस के लिए भी ओपन है डिटेल्ड कोर्स, तो अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो क्रैश कोर्स और रिविजनरी कोर्स जितने भी अपने हैं 199, 299, ठीक है, और ये जो 1025 का इन्वायरमेंट साइंस का है, ये कब क्लोज हो रहा है, 20 जुलाई को। 20 जुलाई इसका लास्ट डेट है, इसके बाद इसके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत वैसा नहीं है कि आपको ना आया हो, आपने कर दिया होगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉस्फोरस स्पीसीज विल डोमिनेटली एग्जिस्ट इन द पीएच रेंज ऑफ 3 to 7 इन नेचुरल वाटर। बेसिकली जो पीएच रेंज है 3 से 7 नेचुरल वाटर में, उसमें जो फॉस्फोरस है उसकी कौन सी स्पीसीज मिलेगी। तो आपको वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ते हैं। बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड, H2PO4 ये रहेगा। ठीक है ना, आपको ये डायग्राम याद रखना है। देखिए
तो जो फॉस्फोरस है वो प्रेजेंट होता है नेचुरल वाटर में एज ऑर्थोफॉस्फेट या फिर डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में होता है। अगर इसका पीएच के साथ देखें, देखो अगर देखो पीएच यहाँ पे है, ये पीएच 0 2 यहाँ 14 तक हमने लिखा हुआ है, और उस क्वेश्चन में कहा क्या पूछा है, किस रेंज से पूछा है, 3 से 7 तक पूछा है। तो देखिए यहां से आप लगा लीजिए, ये 3 से यहाँ पे 7 तक, तो बेसिकली यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, देखो H2PO4 है, यही चला गया है। और जैसे जैसे आप पीएच बढ़ा रहे हैं, जैसे 14 तक गए, तो देखिए यहाँ पे PO4 नेगेटिव हो गया, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ से 8 के बाद की बात करें और लगभग 12 तक बात करें तो HPO4 माइनस हो गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें शुरुआत में 2 से या 3 से नीचे जो बात करें वो H3PO4 है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे पीएच चेंज होता है तो जो कंसंट्रेशन है या कौन सा फॉर्म में या कौन सी फॉर्म में मिलेगा जो फॉस्फोरस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 से 7 का पूछा था, तो H2PO4 रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए सेकंड ऑप्शन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो आपको जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, इसको बिल्कुल दिमाग में छाप लो, ठीक है, कि ये ऐसा पीएच के साथ, और इसका कंसेप्ट भी हम बात करते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि आपको हाई हीट वैल्यू है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट भी है, आपको पता भी होना चाहिए, और ऐसे थोड़ा याद भी रह सकता है अगर थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कम, पहले सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। अगर इसमें जो हाई हीट वैल्यू है, यानी कि जलाने से सबसे ज्यादा हीट किसकी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो अगर इनमें सबसे कम की बात करें तो मिक्स फूड वेस्ट है उसकी सबसे कम होगी। इनमें मैं आपको वैल्यूज भी दिखाऊंगा, सबसे कम इसकी होगी, यानी कि ये सब चारों ऑप्शंस में ही है, देखो, ठीक है, तो यहां से तो नहीं बन रहा। उसके बाद अगर इनमें सब में देखें तो मिक्स पेपर का होएगा, ठीक है, यानी कि बी के बाद ए। ये भी देखो आप सब में आपको दिख रहा है, चार ऑप्शंस में खतरनाक ऑप्शंस बनाए हैं। अगर आपको सबसे ज्यादा की बात करूं ना मैं, तो मिक्स्ड प्लास्टिक के अंदर सबसे ज्यादा होता है। सी सबसे लास्ट किस में है, देखिए सी सबसे लास्ट इसमें है। अगर सबसे ज्यादा आपको पता लग गया तो देखिए थर्ड ऑप्शन चूज हो जाता है, नहीं तो आपको कंफ्यूज करेगा। सबसे ज्यादा इन ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं हाई हीट वैल्यू है वो मिक्स प्लास्टिक की है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन है वो राइट चला गया, BADEC। आपको मैं इनकी वैल्यूज है वो मैं कैलोरीफिक जो वैल्यूज होती है वो मैं आपको दिखा देता हूं, बेसिकली क्या है देखिए, ये आपको ध्यान रखना है। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो जो रबर भी दिया हुआ है ना, रबर वेस्ट का है 25 से 30 है, ठीक है ना। प्लास्टिक वेस्ट है 40 से 46 है। पेपर वेस्ट 14.1 से 16.2 है। वुड वेस्ट है वो 8 से 15 है। जैसे और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ रिसर्च पेपर से लिए हुए हैं। पेपर एंड कार्डबोर्ड के लिए 15 है, 15.6। मिक्स्ड फूड वेस्ट के लिए जो सबसे कम हमने देखा कितना है, देखो 4.6 है। मिक्स प्लास्टिक के लिए 32.4 है, जो सबसे ज्यादा हमने लिया है प्लास्टिक का। ध्यान रखना आप, ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू है या हाई हीटिंग वैल्यू है। और उसमें आपने देखा होगा बिटुमिनस कोल के बारे में भी पूछा गया है, तो इसका कितना है 23.25 है। और आपको पता है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये कोल है, तो सबसे ज्यादा तो आपको पता है कैलोरीफिक वैल्यू एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे कम यहाँ पे पीट की है। तो आपने ऑप्शन में देखा होगा कोल बिटुमिनस के बारे में पूछा गया था, लेकिन बिटुमिनस का जो मिक्स प्लास्टिक है उससे कम है, इसीलिए प्लास्टिक का सबसे ज्यादा लिया है हमने, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन चला गया राइट ऑप्शन। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार इसका फर्स्ट पेपर में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट पेपर में पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आपसे ये पूछा, ये थोड़ा फैक्ट्स है ना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है बेसिकली ये, कि आपको ये लिखा है कि सबसे पहले और उसके बाद कौन कौन सी पॉलिसीज या प्रोग्राम्स आए हैं। तो आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब आई है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब आया है, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी कब आई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी और नेशनल वाटर पॉलिसी। अगर आप इनमें बात करें ना, तो इसमें अगर अरेंज करें तो सबसे लेटेस्ट जो है ना, सबसे लेटेस्ट इनमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है बेसिकली, सबसे लेटेस्ट बी वाला, सबसे लेटेस्ट बी इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो इसलिए ये दो में कंफ्यूजन हो गया अपने को, आगे देखते हैं। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे थोड़ा सा जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है और नेशनल वाटर पॉलिसी है,
यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन मिलेगा, है ना। बेसिकली अगर मैं आपको कुछ डिटेल दिखाता हूँ, इसका राइट ऑप्शन तो थर्ड जाएगा, ठीक है। और लेकिन ये थोड़ा सा ऑप्शन के साथ खेल के बात की गई है। देखिए, अगर नेशनल वोटर पॉलिसी की बात करें, है ना, आप इनको ईयर और इनके कंसेप्ट याद रखना। नेशनल वोटर पॉलिसी जो पहली अडॉप्ट की गई थी वो सितंबर 1987 में की गई थी, ठीक है ना, सितंबर 1987 में। और इसको रिवाइव किया गया, अपडेट किया गया 2002 में, और उसके बाद किया गया 2012 में। तो इस तरह से अगर सबसे पहले अगर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो पहली बार सितंबर 1987 में आई थी। तो अगर ये क्वेश्चन हम यूं कहते हैं कि नेशनल वोटर पॉलिसी सबसे पहले आई, 87 वाली बात करते हैं, तो ई ऑप्शन सबसे पहले फर्स्ट में आ रहा है। और ये फर्स्ट वाला की बात करें तो इसमें सबसे बाद में अगर सी दिखाया हुआ है, यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, तो ये यहां नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो इस तरह से थोड़ा सा काट देंगे अगर, क्योंकि इसमें अपडेट वाली चीज ली है बेसिकली। तो नेशनल वोटर पॉलिसी इसमें सबसे पहले जो माना है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को माना है, 1988 में आई थी, आपको पता है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। और इसमें क्या बात की गई थी ये भी कई बार पूछा जाता है कि 33% ऑफ कंट्रीज जियोग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट और ट्री कवर, यानी कि हमारा जो कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर से कितना होना चाहिए, 33% कवर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको माना है, ठीक है ना। उसके बाद नेशनल वाटर पॉलिसी को माना है, यानी कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, उसके बाद नेशनल वाटर पॉलिसी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है इसमें सबसे जो लेटेस्ट है इन ऑप्शंस में नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, बी वाला, ठीक है। चलो, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आ जाता है। मैं आपको और भी ईयर बता देता हूं, जैसे नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी है वो 2000 में आई, ठीक है, जुलाई 2000 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और द फर्स्ट एवर नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 2000, और इसका एम क्या था ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। एम्स at achieving a growth rate in excess of 4% per annum in the agricultural sector। जो हमारा कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें हर साल हमें क्या करना है, 4% की वृद्धि की बात की गई है। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 में आई, ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी 2006 में। और जो मैं बात कर रहा था कि इसमें लेटेस्ट है एनसीएपी, यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये 2019 में आया, ठीक है। तो जो MOEFCC है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने लॉन्च किया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इन जनवरी 2019। और इसका एम क्या था, इंप्रूव करना था एयर क्वालिटी को 131 सिटीज में, ठीक है ना। और इसमें एक बात और ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल एयर क्लीन प्रोग्राम है एनसीएपी, तो 2019 में लॉन्च हुआ। इट वाज टू कट द कंसंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर by 20 to 30% by 2024, यानी कि इसमें एम था कि जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको हम 20 से 30% 2024 तक जो कंसंट्रेशन है वो कम करेंगे। जो 2017 का लेवल है उससे लेके 2024 तक हम 20 से 30% जो कंसंट्रेशन है पार्टिकुलेट मैटर के वो कम करेंगे। और इसको बाद में रिवाइज किया गया कि हम इसको 40% कम करेंगे 2026 तक। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है करंट का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज ये ध्यान रखना। तो अब आपको समझ में आया इसका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है ये, क्योंकि नेशनल वाटर पॉलिसी की बात करते हैं तो सबसे पहले बेसिकली 87 में आई थी ये। लेकिन अगर बाद में ऑप्शंस को देखते हैं, क्योंकि इसमें बाद में रिवीजन भी हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा बाद में माना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी माना है, और इसमें सबसे लेटेस्ट है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 का, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो भी नेक्स्ट की अगर बात करें, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बेसिकली ये करंट का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। रिसेंटली जो IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस टू poach in Asia was announced. Which of the following country will have the headquarter for IBCA? यानी कि जो बिग कैट अलायंस है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में, याद रखना, कहां पे, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में, भारत में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसमें मैंने लिख भी दिया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेडक्वार्टर विल बी इन इंडिया, center allocates ₹150 crore, an international big cat alliance, the idea for which was first floated by the Prime Minister Narendra Modi in 2019, will have its headquarters in India. The center announced on Feb 29, 2024. ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उसका ऑप्शन कौन सा चला गया, इंडिया, ठीक है।
चलो, और ये एक क्वेश्चन है, ये ग्रीन एनर्जी से है, ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट में भी बात करते हैं, रिन्यूएबल का कंसेप्ट है। ये बेसिकली कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ग्राउंड सोर्स हीट पंप। बेसिकली ग्राउंड सोर्स हीट पंप के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बेसिकली क्या होता है इसमें, जैसे हीट है नीचे से, जब विंटर सीजन आता है तो हीट को नीचे से पंप किया, बिल्डिंग को क्या किया हमने, गर्म किया, हीट ट्रांसफर। और समर की बात करें तो जब बिल्डिंग गर्म होगी तो जो हीट है उसको ट्रांसफर किया ग्राउंड में। तो ये एक क्या है, ये ग्राउंड सोर्स हीट पंप का प्रोसेस है, यानी कि ग्राउंड से बिल्डिंग, बिल्डिंग से ग्राउंड वाला प्रोसेस चलता है। मैं एक डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो इसमें थर्ड ऑप्शन ही राइट है। क्या कह रहा है, दे कैन बी यूज टू पंप हीट फ्रॉम द ग्राउंड इनटू ए बिल्डिंग एज वेल एज डंप हीट फ्रॉम ए बिल्डिंग इनटू द ग्राउंड। इसका थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ऐसा डायग्राम है, इट कैन ट्रांसफर हीट स्टोर्ड इन द अर्थ इनटू ए बिल्डिंग ड्यूरिंग द विंटर। जैसे विंटर का सीजन है, आपकी बिल्डिंग है वो बहुत ही ठंडी हो रही है, तो बेसिकली क्या करोगे, विंटर हीटिंग में हीट स्टोरेज है वो जो नीचे है वो आपकी बिल्डिंग की तरफ जाएगा, यानी कि गर्म करेगा बिल्डिंग को। और अगर समर है तो कूलिंग होगा, यानी कि जो हीट है वो ट्रांसफर ग्राउंड में होगी, है ना, एंड ट्रांसफर हीट आउट ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग द समर। तो बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट भी ध्यान रखने अच्छे से, और अपना चित शांत रखना है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता है अपना एक सेकंड यूट्यूब चैनल है, इन्वायरमेंट साइंस विद SWMG, है ना, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, है ना। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पे बेसिकली हम सारे इन्वायरमेंट की बात, वहां पे आप जाके देखोगे तो इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड, पेपर 2 आपका EVSF से रिलेटेड सब चीजें हैं, और यूपीएससी के लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी सब वहां पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको बाकी के क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे हम वहीं पे करेंगे, ध्यान रखना है। और आपको एक बार फिर इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जो अपना क्रैश कोर्स चल रहा है पेपर 1 का, या फिर रिविजनरी कोर्स चल रहा है इन्वायरमेंट साइंस का, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको वीडियो मिल रहे हैं 10 की 10 यूनिट्स, उसके जो एडमिशन है वो 20 जुलाई यानी कि 20 जुलाई 2024 तक ये रिविजनरी कोर्स और क्रैश कोर्स रहेगा। उसके बाद वो बंद हो जाएगा, डिटेल्ड कोर्स वापस शुरू हो जाएंगे। अभी भी उनके रजिस्ट्रेशन ओपन है, लेकिन क्रैश कोर्स वाले अभी बंद हो जाएंगे। अपनी वेबसाइट क्या है, www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, आप व्हाट्सएप या कॉल करके आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, कोई इंक्वायरी लेना हो। और आपको पता है EVS का अपना कितना है, 1025 में 10 की 10 यूनिट्स आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर, और इनकी जो वैलिडिटी है वो 5 सितंबर तक है इन कोर्सेज की, मैं आपको बता दूं। और दिसंबर 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चित्त को शांत रखें, आप खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना रखें, और बहुत आराम से सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि बिना किसी टेंशन के बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करें। सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया होगा, बस आप में धैर्य बनाए रखें और अपने चित्त को शांत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।